हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 004 जिसका शीर्षक है उद्यमशीलता एवं ग्राम विकास, इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर 3 को बताने जा रहा हूं। हालांकि आप लोगों को MRDE 004 के अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है उद्यमशीलता को समझना, चैप्टर 2 है ग्रामीण उद्यमशीलता कार्य नीति एवं अनुभव, चैप्टर 3 है ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना। हालांकि मैं इससे पहले चैप्टर 1 को बता चुका हूं, चैप्टर 2 को भी बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना। यह चैप्टर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को मैं डील करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है त्रिविकल्प की अवधारणा को समझाइए। इसे हम निम्न विधि द्वारा जानेंगे। पहला है त्रिविकल्प की अवधारणा क्या है, इसे हम समझेंगे। विनिर्माण इकाई क्या है, व्यापार करना, सेवा उद्यम, सभी को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिविकल्प की अवधारणा क्या है। तो किसी भी निजी व्यवसाय को शुरू करने के लिए व्यवसाय विकल्प को चुनना पड़ता है, और व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो विकल्प का चुनाव किया जाता है उसमें से मुख्यतः 3 विकल्प काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी विकल्प को हम त्रिविकल्प के नाम से जानते हैं। मतलब अगर किसी निजी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो व्यवसाय शुरू करने से पहले व्यवसायी को विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, जिसे त्रिविकल्प के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो 3 विकल्प चुने जाते हैं किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसाय के द्वारा जो 3 विकल्प चुने जाते हैं वो है विनिर्माण इकाई, व्यापार करना और सेवा उद्यम। इन 3 विकल्प को चुनना बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले, और उसे ही हम त्रिविकल्प के नाम से जानते हैं। तो विनिर्माण इकाई क्या है इसे आप जानते हैं। तो मशीनों की मदद से कच्चे माल का अधिक उपयोगी तथा मूल्यवान संरचित वस्तुओं में परिवर्तन विनिर्माण कहलाता है। अगर आप छोटे मोटे कल कारखाने चला रहे हैं, किसी व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं, उसमें मशीनों की मदद लेते हैं और मशीनों की मदद से कच्चे माल का अधिक उपयोग होता है, जिससे क्या होता है कि मूल्यवान जो वस्तु होते हैं उसमें वो परिवर्तित होते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप कोई व्यवसाय शुरू किए जिसमें क्या है कि मशीनों के प्रयोग से कच्चा माल के द्वारा एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, और उस प्रोडक्ट का जो निर्माण होने के बाद उसमें जो उसका क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बहुत अहमियत रखता है। मतलब उसका मार्केट में अच्छा आपको वैल्यू मिल जाता है। तो वो क्या कहलाता है विनिर्माण, मतलब फिर से निर्माण। जैसे देखिएगा आपकी प्लास्टिक जो आता है, जो पुराने प्लास्टिक को लेके जाता है और फिर कारखाने में जाके क्या होता है पुनः नए प्लास्टिक के रूप में बोतल बनता है, जर्किन बनता है, जग बनता है। तो ये जो पुराने प्लास्टिक जो घर में क्या होता है वेस्ट रहते हैं उसको लेके जाता है, ठीक है, कबाड़खाने के द्वारा। कबाड़खाना वाला आता है, वो लोग लेके जाता है, और ले जाने के बाद वो फैक्ट्री में फिर से उसका निर्माण करता है, फिर से नई चीजों का निर्माण करने में उसको लगाता है। जैसे प्लास्टिक का कोई भी सामान बनाने में जो कि विनिर्माण होता है उसका फिर से पुनः निर्माण होता है, मतलब किसी चीज को फिर से निर्माण करना। ये क्या हो सकता है, कच्चा माल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कच्चा माल है, मोमबत्ती का जो मोम रहता है, वैक्स रहता है, तो वैक्स को क्या होता है किलो हिसाब से खरीद के ले जाया जाता है, या फिर वैक्स को क्या होता है एक इकट्ठा रहता है, वो गोल एक चट्टान टाइप का रहता है वैक्स, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है उसको फिर कारखाने में क्या होता है पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उसको मोम बनाया जाता है, मोम बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है कैंडल का निर्माण किया जाता है, उससे मोमबत्ती बनाया जाता है। तो एक विनिर्माण का कार्य हुआ, वो फिर से उसे क्या है एक अलग रूप दिया गया। अगर हम दूसरे उदाहरण को समझे तो जैसे बॉक्साइट का एल्युमिनियम में परिवर्तन होना, कपास का कपड़े में परिवर्तन होना कच्चे माल की प्रकृति को बदल देता है। जैसे कपास से क्या होता है सूता धागा बनता है, धागा बनने के बाद फिर कपड़ा बनता है, तो वो तो फिर से उसका रूप में परिवर्तन हुआ ना। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट से क्या है उसको
संशोधित करके उसको फिल्टर करके क्या बनाया जाता है, कारखाने में एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो उसका जो पहले का रूप था, पहले का जो निर्माण था, उसमें फिर से उसको अलग निर्माण दिया जाता है, अलग चेहरा दिया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, जो कि विनिर्माण कहलाता है। और इसका जो उपयोग है, उसका उपयोग मूल्यवान वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। मतलब विनिर्माण प्रक्रिया को मूल्यवान वस्तु को बनाने के लिए किया जाता है। विनिर्माण उद्योगों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक पदार्थ अपने रूप में जितना अधिक परिवर्तित होगा, उसका मूल्य और उपयोगिता भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। आधुनिक विनिर्माण उद्योगों की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत गुणात्मक उत्पादन तैयार किए जाते हैं। व्यापार करना क्या है? व्यापार करना हालांकि जटिल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापार कर रहा है, किसी आदमी को व्यापार करने में अच्छा भी लगता है, कोई किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, लेकिन किसी किसी को हार्ड भी लगता है। बिजनेस क्या होता है, सबसे होता नहीं है। सभी क्या होते हैं, हर चीज में कुशल नहीं होते हैं, तो बहुत कोई से नहीं होता। तो व्यापार करना हालांकि क्या होता है, जटिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह मनुष्य पे डिपेंड करता है कि जो बिजनेस करना चाह रहा है, जिसको अच्छा पकड़ है बिजनेस में, उसको नहीं होता है। इसके अंतर्गत खरीद, बिक्री, स्टॉक नियंत्रण, वित्त प्रबंधन जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अंदर यह देखा जाता है कि किस माल का डिमांड है मार्केट में, किसका स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए, किसको मार्केट में कम दाम में ही छोड़ देना चाहिए। इस तरह के लेन देन, बिक्री, खरीद, स्टॉक नियंत्रण को क्या करना पड़ता है, शामिल किया जाता है। इस तरह की अवधारणा को जो दुकानदार हैं वो अपने अंदर में संजोए रखते हैं। इससे संबंधित जो है वो क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। मार्केटिंग का जो निर्णय वो खुद लेते हैं व्यापार जब करते हैं। तो उद्योग की तुलना में फुटकर किराने की दुकान खोलना अपेक्षाकृत सरल व्यवसाय है। छोटा मोटा किराना का दुकान खोलिए, नमक तेल का दुकान खोलिए, ये क्या है, एक सरल उपाय है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि फुटकर दुकान खोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि नमक लिया, चीनी लिया, दाल लिया, यही सब होता है। लेकिन अगर आप कोई विभागीय स्टोर खोलना चाहते हैं, कोई बड़ा उद्योग खोलना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान नहीं होता। उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे बिक्री कर संबंधित कार्यनीति, स्टॉक नियंत्रण संबंधित अवधारणा को संजोए रखना पड़ता है। अवधारणा को क्या करना पड़ता है, उसके शामिल किया जाता है, उस प्रक्रिया में लाया जाता है, तभी आप एक बड़े उद्योग बन सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं और एक बड़े उद्योग को चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, बड़े व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं। सेवा उद्यम क्या है? सेवा उद्यम को तृतीय श्रेणी के उद्योग भी कहते हैं। सेवा उद्यम में उन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाध गति, व्यवसाय को गति से चलने में मदद करती है, उसे बैरियर नहीं देता, उसको बॉन्ड नहीं करता, उसको स्टॉप नहीं करता, मतलब व्यवसाय को रोकने का काम नहीं करता है। सेवा उद्यम के अंतर्गत सभी संसाधनों को जोड़ा जाता है, उन सभी संसाधनों को जोड़ा जाता है ताकि हमारे व्यवसाय में क्या हो, गति प्रदान हो, हमारे व्यवसाय में क्या हो, गति आए, वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। इसके अंतर्गत यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन संग्रहण आदि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी सेवाओं में क्या होता है, अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं, अधिक से अधिक इसमें क्या होता है, व्यवसाय में तुरंत बढ़ोतरी होती है। यातायात उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, विज्ञापन उद्योग, संग्रहण उद्योग आदि की व्यवसाय शुरू करने से क्या होता है, संभावित उद्यमी को अधिक लाभ की आशंका होती है और क्या होता है, व्यवसाय को आसानी से शुरू भी किया जा सकता है। और ये क्या होता है, ये किसी और व्यवसाय की तुलना में बहुत आसान होता है, इसका संचालन करना बहुत आसान होता है। साथ ही साथ इसमें अधिक मुनाफे की भी प्राप्ति होती है, अधिक लाभ भी इसमें मिलता है। दूसरे फैक्ट्री की तुलना में क्या होता है, इसमें अधिक मुनाफे की प्राप्ति होती है, उसको अधिक से अधिक लाभ मिलता है, बहुत सहज तरीके से लाभ मिल जाता है दूसरे व्यवसाय करने की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रामीण उद्यम को आरंभ करने के लिए किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है? यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे उद्यम होगा, ठीक है। आप ग्रामीण उद्यम को आरंभ करने के लिए सूचना किस प्रकार प्राप्त करेंगे? इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे कि उद्यम आरंभ करने के कारक कौन कौन से हैं, सूचना तक पहुंच कैसे हो सकती है, सूचना के विभिन्न स्रोत क्या क्या है, व्यवसायिक विचारों पर सूचना किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्ति के विभिन्न स्रोत क्या क्या है, सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। तो किसी भी ग्रामीण उद्यम शुरू करने से पहले उसकी योजना बना लेना अति आवश्यक होता है। नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का पहला एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण जो होता है वो उद्यम की पहचान करना होता है।
मतलब क्या है कि उद्यम आरंभ करने के लिए बहुत सारे कारकों का चयन करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक प्लानिंग भी तैयार किया जाता है कि आखिरकार किस उद्यम की शुरुआत की जाए जिसमें अधिक मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। उद्यम आरंभ करने से पहले हमें सूचना को भी इकट्ठा करना पड़ता है कि इस उद्यम आरंभ करने से पहले किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, कितने वित्त की आवश्यकता पड़ेगी और इसे किस प्रकार से संचालित करना है और इसका कार्य क्षेत्र कितना होगा, इसका कार्य क्षेत्र कहां तक होगा, इसका मार्केटिंग कैसे करना है। इन सभी पहलुओं को क्या करना पड़ता है, प्रारंभिक स्तर में ही जान लेना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर कोई कारखाना स्टार्ट करते हैं, अगर कोई कारखाना व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इसका सूचना भी दूर तक पहुंचना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, मार्केट तक पहुंचना चाहिए, ताकि उस कारखाने से जो उत्पादकता होगी, जो मैन्युफैक्चर होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उसको अधिक से अधिक मार्केटिंग मिल सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा होल्डिंग लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पंपलेट छपवाना पड़ेगा, ताकि आपके उद्योग से संबंधित सामानों को जाने, आपसे उद्योग, आपके मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्ट है उसको आदमी जान सके और आप तक क्या हो, पहुंच सके। तो सूचना तक पहुंच होना भी क्या होता है, उसके लिए क्या है, कम्युनिकेटिंग करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन का कार्य करना पड़ेगा, अधिक से अधिक आदमी आपको जाने, आपका बाजार का संवर्धन हो, बाजार से आपका क्या हो, कांटेक्ट हो, बाजार से आपका क्या हो, लेन देन ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि आपका बाजार में, मार्केट में क्या हो, आपका सामान ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, आपका मार्केटिंग ज्यादा हो। उद्यमी को अवसर, बाजार, प्रौद्योगिकी, वित्त नीतियों जैसी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। अगर सूचना की अगर बात करें कि सूचना तक पहुंच कैसे होगी, तो इसके लिए उद्यमी को क्या करना चाहिए, उत्पादकता में क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। आप अगर कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो ऊपर में जो प्लास्टिक होता है, जो पेपर होता है, उसमें क्या है, आप डिटेल में लिख दीजिए, प्रोडक्ट का क्या है, क्वालिटी लिख दीजिए, प्रोडक्ट का क्वांटिटी लिख दीजिए, उसका छोटे छोटे जो उसका जो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब क्या है, उसका जो स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, उसकी जो विशेषता होती है, उसका जो इनपुट आउटपुट होता है, हर चीज को आप लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट में, हर चीज को बता दीजिए। इससे क्या होता है कि ग्राहक तक, कस्टमर तक उसका सूचना जो है आसानी से चला जाएगा, वो उससे क्या परिचित हो जाएंगे, उसके विभिन्न पहलुओं को जान जाएंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या है, कंपोजिशन को वो जान जाएगा, उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन इस्तेमाल किया गया, क्या क्या उसमें लगा है, उसमें कितना क्वांटिटी में कौन सा क्या चीज इस्तेमाल किया गया, सभी की सूचना आसानी से पहुंचाई जा सकती है। मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, पैकिंग सामग्री को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, ताकि आपका पैकिंग को देखकर भी आपका आइटम खरीदे, आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो पैकिंग का भी एक अहम रोल रहता है। हाँ, ग्राहक में पकड़ होना चाहिए, आपका ही प्रोडक्ट ग्राहक क्यों खरीदेगा, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होती है, पैकिंग को अट्रैक्टिव बनाने की आवश्यकता होती है, आपको छूट देने की आवश्यकता होती है, उसे आपको मार्केट रेट से कम रेट में आपका सामान देना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, आप जो नया उद्योग स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। थोक विक्रेताओं के लिए अलग छूट देनी पड़ेगी, एवं कर्मचारियों को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ रियायत देना पड़ेगा। जो कर्मचारी आपके पास काम कर रहे हैं, अगर उससे 1 घंटा ज्यादा काम करवाना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको ओवर ड्यूटी का पैसा देना पड़ेगा। अपने अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए आप वित्त सुविधा बैंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के विभिन्न स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं। सूचना के विभिन्न स्रोत जो होते हैं वो होर्डिंग हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, बोर्डिंग हो सकता है, आपका जाके पंपलेट हो सकता है, पेपर में आप छपवा सकते हैं। अनेक तरह से आप अपने उद्योग का मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने उद्योग का। अब व्यवसायिक विचारों पर सूचना अगर बात करें तो व्यवसायिक विचारों पर सूचना की अहम भूमिका होती है। इसमें उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और परियोजना की एक संक्षिप्त जानकारी होती है। आखिरकार ये परियोजना क्यों लगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कितने स्टाफ काम करते हैं, इसमें कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस किस आइटम को यहां से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, सभी चीजों का एक अध्ययन और एक पुस्तिका होना चाहिए, है ना। एक क्या होना चाहिए, पंपलेट टाइप का होना चाहिए, ताकि क्या हो, किसी भी व्यक्ति को आपके व्यवसायिक विचारों का एक विस्तृत जानकारी आसानी से मिल सके। सूचना प्राप्ति के विभिन्न स्रोत, सूचना प्राप्ति के बहुत सारे स्रोत होते हैं। टेलीविजन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, अभी मल्टीमीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
इंस्टाग्राम है, सभी के माध्यम से आप सूचना को प्राप्त भी कर सकते हैं और अपनी सूचना का विस्तार भी कर सकते हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सारे मल्टीमीडिया है, बहुत सारे सोशल मीडिया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, जिससे आप अपने उद्योग से संबंधित जानकारी दूसरे तक तो पहुंचा सकते हैं और किसी भी डिमांड को, किसी भी कस्टमर के ऑर्डर को आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। ये सुविधा है, मतलब टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भी आप विभिन्न स्रोतों से जुड़ सकते हैं, आप सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर ग्रामीण उद्यम से आरंभ करने की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम आरंभ करें, तो आप इन सभी एडवर्टाइजमेंट को अपनाकर आप अपने उद्यम को सुचारू रूप से सही समय पर, कम समय पर विस्तार रूप से विस्तृत कर सकते हैं, जो कि आपके उद्योग के लिए, जो कि आपके उद्योग को सही तरीके से संचालित करने के लिए, सही मुनाफे के लिए बहुत ही आवश्यक है और आपका उद्योग क्या है, सफलतापूर्वक संचालित किए जा सकते हैं। अगर आप उसमें एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अगर आप सही कारकों का चयन करते हैं, आप सूचना का आदान प्रदान करते हैं, आप सही रियायत देते हैं, आप क्या करते हैं, आप होलसेलर को अलग अलग वैल्यू देते हैं, अलग उसको रियायत देते हैं, साथ ही साथ ग्राहक को अगर सही तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी उद्योग को सही तरीके से चला सकते हैं, किसी व्यवसाय को अच्छी तरह से संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी बाजार मूल्यांकन में किन तत्वों का होना अनिवार्य है अथवा बाजार को कैसे निर्धारित किया जाता है? यह दिसंबर 2014 में पूछा गया। अथवा प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रभावी बाजार मूल्यांकन क्या है, बाजार मांग का विश्लेषण क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है, व्यापार संबंधी नीतियों में 2 पॉइंट पढ़ेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रभावी बाजार मूल्यांकन में किन किन तत्वों का होना आवश्यक है। देखिए, प्रभावी बाजार मूल्यांकन का जो सीधा संबंध है वो आपके मार्केटिंग से। सपोज आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कारखाना को संचालित करता है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो उसका बाजार में उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए, बाजार में उसका सामान अधिक से अधिक बिके, बाजार में क्या हो, वहां पे क्या हो, उसका प्रोडक्ट ही अधिक से अधिक आदमी ले, ऐसा क्या करना चाहिए, इन सभी तत्वों का ध्यान रखा जाता है। मतलब बाजार मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाता है। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे चीज के अलग अलग कंपनी है, लेकिन किसी खास कंपनी को ही ग्राहक लेता है। तो किसी खास कंपनी को क्यों लेता है? हो सके कि उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो सके कि उसका क्वालिटी अच्छा हो, यह भी हो सकता है कि उसका क्वांटिटी अच्छा हो, है ना। आप जो सामान खरीद रहे हैं उसका क्वांटिटी जो है वो अच्छा रहता है, कुछ ज्यादा मात्रा में रहता है, उसका सामान भी अच्छा रहता है, साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रहता है, उसका एडवर्टाइजमेंट भी क्या होता है, अच्छा रहता है, तो आप उस सामान को बाजार से खरीद के लाते हैं। तो अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को अगर अपने सामान को बेचना हो, प्रभावी ढंग से बेचना हो, मतलब कि नहीं मेरे ही सामान मार्केट में लोग खरीदे, तो उसके लिए इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका सामान का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए, और उसमें जितने भी आप डिटेल्स देते हैं वो सही होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपका जो बाजार का जो लेन देन है, बाजार का जो आपका प्रभाव है बाजार में, वो काफी ज्यादा अहमियत रखेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका सामान ही क्या करेगा, लोग खरीदेगा। तो एक बाजार को निर्धारित करने के लिए इन सभी बिंदुओं को बहुत ध्यान में रखा जाता है। बाजार मांग का विश्लेषण, उत्पाद की बाजार मांग से तात्पर्य उस उत्पाद की कुल मात्रा से है, जो कि किसी निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पाद के बढ़ोतरी को डिपेंड करता है। मतलब आपका बाजार में सबसे ज्यादा, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपका ही मार्केट में उस उत्पाद को खरीदे, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस उत्पाद को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अधिक लोग खरीदे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको छूट देना पड़ेगा, थोड़ा रियायत देना पड़ेगा, आपको कम दाम में क्वांटिटी ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बाजार में क्या होता है, आपका मांग बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आप ज्यादा सामान देंगे, कम दाम में देंगे, तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा बाजार में। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, अब बाजार में तो कंपटीशन है ही, प्रतिस्पर्धा मतलब क्या हो गया, कंपटीशन। मार्केट में एक आइटम को 10 कंपनी बनाती है, तो ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब विभिन्न ब्रांड नामों वाले किसी विशिष्ट उत्पादक के या फिर विभिन्न ब्रांड नामों वाले किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए बाजार शेयर, मूल्य, उत्पादन विशेषताएं आदि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें थोक विक्रेता को भी ध्यान में रखा जाता है कि थोक विक्रेता को किस दाम में आपका सामान देना चाहिए, आपको थोड़ा उसको और ज्यादा लाभ में देना चाहिए, उसको थोड़ा कम दाम में देना चाहिए, ताकि वो थोक विक्रेता क्या हो, फिर दूसरे जगह वो बेचे तो वो भी अपना लाभ कमा सके।
तो इन सभी कंपटीशनों को ध्यान में रखते हुए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आपका सामान ज्यादा से ज्यादा आदमी ले, थोक विक्रेता लेके जाए, ग्राहक लेके जाए, तो इन सभी चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कम दाम में देना पड़ेगा, बाजार के अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। व्यापार संबंधी नीतियां, इसके अंतर्गत दो नीतियां हैं, जैसे प्राथमिक आंकड़े हैं और आपका जाके द्वितीयक आंकड़े हैं। तो उद्यमी के लिए व्यापार को करने के लिए उसके कार्यनीति का होना जरूरी है। इसके साथ साथ उसके जो बिक्री करने की जो कार्य प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना भी बीच में जरूरी है, मॉडिफाई करना भी जरूरी है। इसमें प्राथमिक आंकड़े को अगर देखें तो प्राथमिक आंकड़े का जो संबंध है उसके सर्वेक्षण से, कार्यनीति से, मतलब व्यापार करने का क्या कार्यनीति होना चाहिए, इसका क्या नियोजन है, क्या प्लानिंग है, और आप व्यापार अगर करते हैं तो इसका इंपैक्ट कहां तक पड़ेगा, आपका मार्केट में सही वैल्यू है कि नहीं, या फिर आपका मार्केट में सामान खरीदेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े में दस्तावेज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, मतलब आपका जो लेन देन हो रहा है साल भर का कितना हुआ, आप कितना प्रोडक्ट को बेचे, इसका डाटा होना चाहिए आपके पास, आपका कितना लाभ हुआ इसका डाटा होना चाहिए, आपका कैपिटल कितना था, पूंजी कितना था, इसका एक डाटा होना चाहिए। मतलब एक दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए कि साल भर का क्या लेन देन है, एक वार्षिक रिपोर्ट होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय, किसी भी कंपनी की क्या होनी चाहिए, वार्षिक रिपोर्ट होनी चाहिए। उससे संबंधित प्रकाशन रिपोर्ट भी होना चाहिए। आप दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा ओवरऑल इतना टर्नओवर गया है, इतना एनुअल मेरा इनकम हुआ है। तो आप अपने कंपनी को ज्यादा करने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए, या फिर बेस्ट दिखाने के लिए, आप अपना ब्रांड को बेस्ट दिखाने के लिए आप अपने साल भर का बजट को भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप आंकड़ा से रिलेटेड एजेंसियों को भी संबंधित दिखा सकते हैं कि हमारे कंपनी के साथ इतने आदमी जुड़े हुए हैं, हमारे व्यवसाय के साथ इतने आदमी जुड़े हुए हैं, इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और इतना हमारा क्या है टर्नओवर है, सालाना जो टर्नओवर है, वार्षिक जो टर्नओवर है, इतना हमारा इतना लाख रुपया होता है इनकम। तो आप अपने ब्रांड को भी दिखा सकते हैं, इससे निर्धारित कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में। आप क्या करते हैं, बड़े ब्रांड का ही सामान खरीदते हैं, इसलिए आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। हम लोग टीवी में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसके आधार पे भी क्या करते हैं, कोई कोई सामान हम लोग खरीद के लाते हैं कि नहीं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, टीवी पे विज्ञापन आ रहा है, तो सामान अच्छा ही होगा। तो इन सभी चीजों को, इन सभी कार्यनीतियों को अपनाकर क्या कर सकते हैं, हम बाजार में अपने प्रोडक्ट को प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनिवार्य पहलू क्या हैं तथा परियोजना रिपोर्ट की विषय वस्तु को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनिवार्य पहलू तथा परियोजना रिपोर्ट की विषय वस्तु को सूचीबद्ध कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे व्यवहार्यता रिपोर्ट क्या है, व्यवहार्यता रिपोर्ट के विभिन्न पहलू क्या है, परियोजना रिपोर्ट क्या है, परियोजना रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है, परियोजना रिपोर्ट या फिर परियोजना पृष्ठभूमि या इतिहास क्या है, बाजार एवं षड्यंत्र क्षमता, स्थिति, स्थल एवं मानव संसाधन, सभी को एक एक करके, सभी बिंदु को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यवहार्यता रिपोर्ट है क्या। तो व्यवहार्यता रिपोर्ट का संबंध जो है, तात्पर्य जो है, वो उद्यमी के शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं व्यावसायिक अनुभव से है। व्यवहार्यता रिपोर्ट का संबंध किसी भी उद्यमी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं व्यावसायिक अनुभव से है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करता है, किसी बिजनेस को प्रारंभ करता है, किसी व्यवसाय को शुरू करता है, तो यह देखा जाता है, एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, एक आकलन किया जाता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी व्यावसायिक अनुभव क्या है। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम कारखाना स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटे मोटे उद्योग को लगा रहे हैं, तो यह देखा जाता है कि हम जो उद्योग लगा रहे हैं तो हमारा बाप दादा पहले से उद्योग करते आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा करते आ रहा तो हमें सुविधा होगी, हमें उद्योग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पृष्ठभूमि है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये उद्योग से जुड़ा है कि नहीं, हमारे घर में सब बिजनेसमैन है कि नहीं, बिजनेसमैन अगर है तो हमें क्या उद्योग लगाने में असुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ हमारा ये भी देखा जा सकता है कि चलिए हम हो सके कि हमारे घर से या रिलेटिव से क्या है कि कोई बिजनेस में नहीं है, लेकिन हम दूसरे बिजनेस में काम किए हुए हैं, किसी से साझेदारी में काम किए हुए हैं, किसी में शेयर में काम किए होंगे, पार्टनरशिप में काम किए होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, बिजनेस का एक्सपीरियंस होगा। अगर हम किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम किए तो हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इन सभी रिपोर्टों को तैयार करना, इन सभी पहलुओं को जानना, इन सभी पहलुओं का अध्ययन, मतलब किसी उद्यमी के कार्य करने से लेकर, उसके पृष्ठभूमि से लेकर, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर, उसके व्यावसायिक अनुभव से लेकर सभी बिंदुओं का अध्ययन करना ही क्या है, व्यवहार्यता रिपोर्ट।
रिपोर्ट में शामिल होता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन विस्तार रूप से किया जाता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के विभिन्न पहलू को अगर बात करें तो इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके पास अनुभव है कि नहीं, जो व्यक्ति किसी उद्योग को स्टार्ट कर रहा है उसकी कार्य नीति कैसी है, उसका नियंत्रण क्षमता कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, उसके पास योग्यता आधारित अनुभव है या नहीं, वो अगर कोई कारखाने शुरू किए जाते हैं तो उसकी बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं, उसके आसपास में वो संसाधन आसानी से मिल सकते हैं या नहीं। हम ऐसे कोई काम स्टार्ट कर दिए जहां पे हमको संसाधन ही नहीं है, हमें यातायात की सुविधा है या नहीं, इन सभी बिंदुओं को देखा जाता है जो कि उनके व्यवहार्यता रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को क्या किया जाता है, मूल रूप से अध्ययन किए जाते हैं। इन सभी का क्या किया जाता है, अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, उसके उद्देश्य होते हैं। उस रूपरेखा के अंतर्गत ये एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि इस परियोजना को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, हमें इस तरह की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, इसका ये इंपैक्ट पड़ेगा हमारे समाज में, ये इससे ये लाभ लोगों को पहुंचेगा, इससे ये क्वांटिटी के प्रोडक्ट पैदा होंगे या उत्पन्न होंगे, हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इन सभी पहलुओं को दर्शाया जाता है परियोजना रिपोर्ट में। मतलब परियोजना रिपोर्ट में क्या होता है, एक रणनीति तैयार किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या होगा, अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये परियोजना रिपोर्ट के अंतर्गत तैयार किया जाता है। परियोजना रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या होती है, तो परियोजना रिपोर्ट की विषय वस्तु के अंतर्गत बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक के कार्यों का पृष्ठभूमि देखा जाता है, परियोजना की पृष्ठभूमि क्या है इसका अध्ययन क्या आता है, बाजार में अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका डिमांड क्या है, बाजार में डिमांड है या नहीं, इस चीज को देखा जाता है। आप डिमांड के अनुसार अगर काम कीजिएगा, आप डिमांड के अनुरूप अगर व्यवसाय को स्टार्ट कीजिएगा, अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है मार्केट में, लोग उसके डिमांड अधिक अधिक रुपये में वो खरीद सकते हैं, तो इन सभी में आप क्या है, सफलता पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो आपको डिमांड के अनुसार काम करना पड़ेगा, बाजार के मांग के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, बिक्री को देखना पड़ेगा कि किस चीज की ज्यादा बिक्री है बाजार में, उत्पादन कार्यक्रम को देखना पड़ेगा, और अगर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो आप उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका क्या हो, मार्केटिंग अच्छा से हो सके। परियोजना पृष्ठभूमि एवं इतिहास की बात अगर करें तो बाजार में षड्यंत्र क्षमता, इसमें क्या है कि वार्षिक आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है, एक साल में कितना आय व्यय हुआ, कितना क्रय विक्रय हुआ, सभी का सूची बनाया जाता है। स्थिति एवं स्थल का अगर बात करें तो स्थिति और स्थल में देखा जाता है कि फैक्ट्री कहां लगाना चाहिए, इसमें कच्चा माल का स्टॉक के लिए कौन से रूम में रखना चाहिए। जैसे गोडाउन होता है, आप देखिएगा कि गोडाउन कहीं और होता है, कच्चा माल को कहीं और रखा गया, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रहा है, तो स्थिति को जानना जरूरी होता है। आपका कार्य क्षेत्र कहां कहां होना चाहिए, इन सभी चीजों को जानना जरूरी होता है। मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन में होता है कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी भी कारखाने के संचालन के लिए, किसी भी उद्योग के संचालन के लिए कितने मानव की आवश्यकता है, कितने मैन पावर की आवश्यकता है, कितने इंप्लॉय की आवश्यकता है, कितने कर्मचारी की आवश्यकता है, कितने स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी का अध्ययन जो है वो मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानव संसाधन मतलब कितने मनुष्य की आवश्यकता पड़ेगी आपके किसी भी मार्केटिंग को करने के लिए, किसी भी योजना को चलाने के लिए, किसी भी परियोजना को चलाने के लिए, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए। इस प्रकार क्या है, सभी रिपोर्ट के पहलुओं को अनिवार्य बिंदुओं के द्वारा तैयार किया जाता है ताकि किसी भी परियोजनाओं को सुसंगठित रूप से संचालित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान क्या, स्वॉट विश्लेषण क्या, वित्त के साधन क्या, फैक्ट्री अधिनियम 1948 क्या, औद्योगिक विकास विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या, सामाजिक कानून, मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936, उपदान का भुगतान अधिनियम 1972, बोनस अदायगी अधिनियम 1965, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948। सभी को हम लोग जानेंगे एक एक करके, सभी बिंदु को, सभी टॉपिक को जानते हैं। चलिए पहला टॉपिक जानेंगे कि भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान है क्या। भारतीय उद्यमी विकास संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसके व्यय को सभी भारतीय वित्त संस्थाओं के द्वारा वहन किया जाता है। मतलब भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान का जो उद्देश्य है वो है कि जितने भी उद्योग संबंधी समस्या है उसका निराकरण करना, और निराकरण करके उद्यमिता को बढ़ावा देना,
उससे विकास के संबंधित कार्य को करना। मतलब किसी भी उद्योग में विकास कैसे किया जाए, यह भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्था के अंतर्गत इन सभी पहलुओं का निरीक्षण किया जाता है। इसका जो शुरुआत है वो लगभग गुजरात से स्टार्ट किया गया था और गुजरात में उद्यम विकास और सलाह देने के लिए इसे विकसित रूप दिया गया है। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए कि कल कारखाना स्टार्ट किया जाता है, उद्यम स्टार्ट किया जाता है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान है। आप भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के सहायता से, भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान की मदद से आप उद्यमशीलता संबंधी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आप उससे संबंधित निराकरण हेतु समस्या का जो समाधान के उपरांत उसकी जानकारी ले सकते हैं। मतलब अगर आप किसी कार्य शोध को करते हैं, किसी शोध प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर आप किसी उद्यम का चयन करते हैं, तो चयन से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप सलाह के रूप में आप किससे सलाह ले सकते हैं? भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान से सलाह ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। आप उद्यम से संबंधित, आप व्यवसाय से संबंधित, आप बिजनेस से संबंधित, आप कल कारखानों को स्थापित करने से संबंधित जानकारी, विस्तृत जानकारी आप भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान से ले सकते हैं। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत व्यवसाय प्रबंध प्रशिक्षण को बताया जाता है, व्यवहारिक प्रशिक्षण और कार्य अनुभव को साझा किया जाता है, प्रशिक्षण के बाद की सहायता और अनुकरण और निष्कर्ष को बताया जाता है, आप कैसे करेंगे, इन सभी जानकारी को आप अच्छी तरह से इसके भारतीय उद्यमशीलता विकास संस्थान के अंतर्गत उसके तहत ले सकते हैं। स्वॉट विश्लेषण क्या है? स्वॉट विश्लेषण एक व्यवसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक संरचनात्मक योजना है। मतलब क्या है? स्वॉट विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में कितना घाटा हो रहा है, कितना उसमें लाभ हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, क्या क्रय विक्रय है, उसकी क्या उसमें कितना बजट लगा है, उसका क्या आउटपुट है, इन सभी पहलुओं का क्या किया जाता है, उसमें मूल्यांकन किया जाता है स्वॉट विश्लेषण के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि कंपनी की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, उसका लक्ष्य कितना है ये ध्यान रखा जाता है, कंपनी जो प्रोडक्ट निकाल रही है उसमें क्या उपयोगिता है, उसकी मार्केट में कितना डिमांड है ये दिखाया जाता है, उसके कमजोरियों को भी अध्ययन किया जाता है स्वॉट विश्लेषण में कि कंपनी की क्या क्या कमजोरी है, इसमें क्या क्या मॉडिफाई करना चाहिए, इसकी स्थिति में कैसे परिवर्तन किया जाना चाहिए। अवसर को दिखाया जाता है इसके अंतर्गत कि आखिरकार बाहरी स्थिति को कैसे सुधारा जा सके, हमारा ही प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आए, इन सभी अवसरों को दिखाया जाता है कि किस अवसर में हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें। आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई कोई बिजनेस ऐसा है जो कि आपको अवसर पे ही मिलता होगा। जैसे कोई बिजनेस है, जैसे मान लीजिए मोमबत्ती का बिजनेस है, दीपावली के पहले होता है, साल भर तो उतना बिकता नहीं है, लेकिन दीपावली के पहले क्या है, मोमबत्ती का बिजनेस एक नंबर है। अगरबत्ती का बिजनेस लगभग वो तो हर साल में होता है, लेकिन क्या होता है, पूजा पाठ के पहले ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अवसर को भी ध्यान में रखा जाता है और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि इससे कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, हमारी बिजनेस में इससे घाटा तो होने वाला नहीं। इन सभी का जो विश्लेषण किया जाता है वो स्वॉट विश्लेषण का अंतर्गत किया जाता है। वित्त के साधन, वित्त के साधन से आशय परियोजना की धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है। वित्त के साधन से मतलब है कि आपको किसी भी परियोजना के संचालन हेतु कितनी वित्त की आवश्यकता होती है, कितनी बजट की आवश्यकता है, इन सभी का अध्ययन वित्त के साधन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कितना भूमि लगेगा, आप किस क्षेत्र में काम करेंगे उसमें कितना भूमि का लागत होना चाहिए, भूमि विकास शुल्क की अदायगी कैसे किया जाना चाहिए। अगर आप किसी भूमि को लेते हैं, आप अधिग्रहण करते हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री बैठाना है और आप क्या करते हैं, भूमि का अधिग्रहण करते हैं, तो भूमि का अधिग्रहण किए तो जो इसका भूमि है, जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आप तो ले सकते हैं, उसका भूमि को आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उसको उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये भूमि मालिक के अनुरूप ही लगा सकते हैं। अगर वो चाहे कि हम नहीं देंगे तो आप नहीं लगा सकते। बहुत सारी कंपनी देखिएगा कि वो कल कारखाना बैठाना चाह रही है, लेकिन वहां के ग्रामीण लोग क्या करते हैं, बैठाने नहीं देते हैं, या फिर ये शर्त रखते हैं कि नहीं, अगर हमारे परिवार से एक व्यक्ति को आप उस कारखाने में क्या करते हैं, जॉब देते हैं, तो मैं अपना जमीन दूंगा। इस तरह का भी रहता है, ठीक है, प्रावधान रहता है। तो वित्त के साधन से संबंधित ये इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है।
फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत अगर हम देखें तो विभिन्न बिंदुओं को देखा जाता है। ये क्या है, प्रावधान है, एक अधिनियम है, एक कानून है। इसके अंतर्गत बिंदुओं को देखा जाता है कि अगर कोई उद्योग में कोई ऐसे कर्मचारी कार्यरत है और उस कर्मचारी को कोई असुविधा होती है तो वो फैक्ट्री अधिनियम अंतर्गत वो किसी भी सुविधा को पाने का हक रखता है, अधिकार रखता है। यह अधिनियम ऐसे उद्योग पर लागू है जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या इससे अधिक है। मतलब क्या है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 का जो मुख्य कारण क्या है कि यह अधिनियम ऐसे उद्योगों पर लागू है जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या इससे अधिक है और जहां उत्पाद निर्माण में बिजली का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे उद्यमों पर भी लागू होता है जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है लेकिन जहां बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह अधिनियम जहां बिजली का प्रयोग होता है वहां पे भी लागू हो सकता है, जहां नहीं हो सकता है, नहीं होता है बिजली का प्रयोग किसी कल कारखाने में, वहां पे भी लागू हो सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करना होता है। जैसे मान लीजिए बिजली से अगर संचालित कोई मशीन संचालित होता है, वहां पे कर्मचारी है तो उसको करंट लगने का डर होता है, उसकी जान जाने की डर होती है, तो इस अधिनियम के तहत उसे सुरक्षा प्रदान किया जाता है, खतरे से बचाव के लिए उसे जागरूक किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए अनिवार्य उपाय किए जाते हैं ताकि उसे सुरक्षा मिल सके, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य सही रहे और उसे उसका कल्याण संबंधी बिंदुओं को ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी का वेतन काट लिया जाता है या किसी कर्मचारी को फैक्ट्री में काम करवाकर वेतन नहीं दिया जाता है तो उसे वेतन दिलवाने का काम, कटौती को समाधान करने का काम, उसके अग्रिम अदायगी का काम इस फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत की जाती है। सपोज किसी व्यक्ति को अगर सैलरी मिल चुका है लेकिन फिर भी उसको एडवांस की आवश्यकता है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत एडवांस ले सकता है कंपनी से। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 क्या है? तो देश में औद्योगिक विवाद के निपटान के लिए, मतलब अगर मान लीजिए किसी कल कारखाने में स्टाफ और मालिक के बीच किसी प्रकार का नोकझोंक होता है, किसी प्रकार का किंतु परंतु होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसके समाधान के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ती है, इस कानून की जरूरत पड़ती है। इस कानून की सहायता से वो कर्मचारी अपने हक के पैसे को ले सकता है, वो अपना अधिकार मांग सकता है, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत व्यवसाय, व्यापार, सेवा एवं उद्योग सभी जगह क्या है, ये औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होते हैं और उसमें जो कर्मचारी होते हैं, कार्यरत जो कर्मचारी होते हैं और उसमें जो नियुक्त किए जाते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का विवाद होता है, रोजगार या गैर रोजगार पहलुओं से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका निपटान करने का काम जो होता है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत सुलह किया जाता है, कंप्रोमाइज किया जाता है दोनों के बीच, उसका जो लेन देन होता है उसको कंप्रोमाइज करने के दौरान दिया जाता है, दोनों के सहमति से इसका क्या होता है, निपटान किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। सामाजिक कानून क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति किसी भी कर्मचारी के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। मतलब समाज में हम रह रहे हैं तो समाज में रह रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं कि नहीं, तो इसके लिए सामाजिक कानून का प्रावधान किया गया। हो सके कि कभी कभी क्या होते हैं, लोग यहाँ पे मान लीजिए वो बिहार के हैं या झारखंड के हैं या फिर उत्तर प्रदेश के हैं, वो जाके साउथ में काम करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साउथ के जो लोग हैं, तमिलनाडु कर्नाटक के लोग जो है वो उत्तर भारत में काम करते हैं। तो वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं तो उनमें अपना सुरक्षा भी क्या होता है, जरूरी होता है। उसे क्या होना चाहिए, अगर वो कर्मचारी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं तो उसे क्या होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा प्रदान होना चाहिए। अब समाज के लोग बोलेंगे तो साउथ से आया हुआ है, ये तो बिहार से आया हुआ है, ये तो बंगाल से आया हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसको सुरक्षा देने के लिए क्या है, सामाजिक कानून का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत यह कानून 1952 में उद्यम पर लागू किया गया है, उन लोगों पर लागू किया गया है जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं और जहां कर्मचारियों की संख्या जो है 20 या इससे अधिक होती है। वहां पे क्या होता है, कर्मचारियों के भविष्य से संबंधित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत, इस सामाजिक कानून के अंतर्गत उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है। मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936, यह अधिनियम ऐसे उद्योगों पर लागू है जहां बिजली के प्रयोग के साथ साथ पिछले 12 महीनों में कभी भी 10 या अधिक कामगार कार्यरत रहे हों
और बिजली का प्रयोग नहीं करने वाले उद्योगों में जहां 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत रहे हों, मजदूरी का अर्थ वेतन, महंगाई भत्ता, नगर प्रतिभत्ता आदि देने का प्रावधान है। मतलब मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936 के अंतर्गत उन सभी स्टाफों को उनका अधिकार दिया जाना है जो स्टाफ बिजली से संबंधित कार्यों को करते हैं, या फिर जिस फैक्ट्री में बिजली का उपयोग होता है, या फिर जिस फैक्ट्री में मान लीजिए बिजली का उपयोग नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जहां पे क्या है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो बिजली का तो काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो कि हैंडमेड कार्य होता है, जहां पे हस्तकला का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां बिजली का उपयोग नहीं होता। लेकिन उन सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। उसे क्या है, उसे बोनस देने का प्रावधान है। अगर वो ओवर टाइम काम करता है, मान लीजिए 4 बजे तक काम करना है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना है, लेकिन वो 7 बजे तक खटवाता है, तो उसका भी पैसा देने का प्रावधान मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936 के अंतर्गत किया गया। अगर कोई कंपनी 4 बजे तक काम करना है, 10 से 4 बजे तक, अगर वो 7 बजे 8 बजे रात 9 बजे तक काम करवाता है, तो उसको ओवर टाइम का पैसा देने का प्रावधान जो किया गया वो मजदूरी अदायगी अधिनियम 1936 में किया गया है। उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 क्या है? तो उपदान से संबंधित विधान जो है वो भुगतान अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम फैक्ट्री, इसके अंतर्गत जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जैसे खानों, तेल क्षेत्रों में, बागानों में, रेलवे कंपनियों में, दुकानों में, ऐसे प्रतिष्ठानों में अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं तो वो व्यक्ति को नियोजित करने का प्रावधान है। साथ ही साथ जो कर्मचारी उपदान का भुगतान करने होते संबंधी कार्य करते हैं उसे उसका भुगतान किया जाता है। मतलब उसको एक्स्ट्रा क्या किया जाता है, उससे बोनस के रूप में पैसा दिया जाता है। यह व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश उसमें विकलांगता आ जाती है, हो सके उसका एक्सीडेंट हो गया, कल कारखाना में काम करते करते क्या हो गया, उसका पैर टूट गया, उसका हाथ टूट गया, तो वो क्या होते हैं, उसके मेडिक्लेम देने का प्रावधान है। उसको मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। मेडिकल में जो खर्च आएगा उसे एक्स्ट्रा खर्च दिया जाएगा। उसका तो उसको वेतन मिलेगा ही मेडिकल को देकर, उसके साथ साथ उसका इलाज का खर्च मिलेगा, जो कि उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत इस प्रावधान को जोड़ा गया है। बोनस अदायगी अधिनियम 1965, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 को बहुत सारे प्रतिष्ठानों में लागू किया गया है, जिसका लाभ सीधे नियुक्त कर्मचारियों को मिलता है। इसमें बहुत सारे व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि कल्याण से संबंधित जो लाभ है वो कर्मचारियों को मिल सके। इसके अंतर्गत कारखानों, संस्थानों एवं अन्य जगहों पर ये लागू होते हैं, जो कि 1980 का संशोधन अधिनियम कर्मचारी कानून के अंतर्गत उसका अधिकार देने का बात कहा जाता है। इसमें बोनस क्या है, देखिए बोनस का भुगतान अधिनियम 1965 के तहत कर्मचारियों को बोनस देने का प्रावधान रखा गया है। उसे तो उसका वेतन मिलेगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, उसे बोनस देने का भी प्रावधान किया गया कि नहीं, साल में 2 बार बोनस दिया जाएगा या फिर साल में 1 बार बोनस दिया जाएगा। या फिर कैसा होता है, कभी कभी कोई कंपनी में ऐसा भी होता है कि आपको एक्स्ट्रा जो बोनस होता है, जो कि एक्स्ट्रा लाभ होता है, वो कब दिया जाता है, आपको तो वेतन दिया ही जाएगा। वेतन देने के साथ साथ जैसे दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, उसके पहले क्या दिया जाता है, एक अमाउंट दिया जाता है जो कि बोनस के तौर पे दिया जाता है कि नहीं, आप साल भर मेरा काम कर रहे हैं, आप साल भर मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं, आप साल भर मेरे संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको ये बोनस दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948। तो न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 को अगर हम जाने तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कामगारों के हित के संरक्षण से संबंधित बिंदुओं को देखा जाता है। उसके हित से संरक्षित वैधानिक नियम को लागू किया जाता है। मतलब न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 का अधिनियम कामगारों या कर्मचारियों के हितों को संरक्षण देने के लिए, साथ ही साथ उसे रोजगार देने के लिए, उसके परिश्रम के आधार पर उसे वेतन देने के लिए यह निर्धारित व्यवस्था की गई है। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी फैक्ट्री या संस्थान के कर्मचारियों को उसका जो निर्धारित वेतन है, उसका जो लाभ है, उसका जो कल्याण से संबंधित जो लाभ है उसको देने का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान के तहत उसे रोजगार देने के साथ साथ
उसका यह निर्धारण किया जाता है कि उसे अगर कोई असुविधा होती है, अगर उसे किसी प्रकार का वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो कंपनी के द्वारा एडवांस के रूप में उसे एडवांस दिया जाता है, उसे वित्त की सहायता दी जाती है, उसे मजदूरी के अलावा भी उसे पैसा दिया जाता है। सपोज मान लीजिए कोई कंपनी में कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसे अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, हो सके उसे किसी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ी, या मेडिकल सुविधा हेतु या फिर मेडिकल से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो उस दशा में कंपनी के द्वारा उसे एडवांस देने का प्रक्रिया है। और इससे संबंधित निर्धारण, संशोधन और समीक्षा को जो शामिल किया गया वह न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल किया गया, ताकि अगर किसी कल कारखाने में कोई कर्मचारी परिश्रम करता है, श्रम करता है, वो सेवा देता है, वो काम करता है, तो उस काम का उसको वेजेज मिलना चाहिए, उस काम का उसको भुगतान मिलना चाहिए, उसका जो न्यूनतम भुगतान होता है उसको उसे देने का प्रावधान किया गया, जो कि सरकार के द्वारा एक क्या किया गया है, एक मापदंड तैयार किया गया है। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत एक मापदंड तैयार किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड है, पढ़ा लिखा है, योग्यतापूर्ण है, तो उसको इतना रुपया दिया जाएगा दैनिक भुगतान के रूप में। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो शारीरिक काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है, उसको इतना रुपया दिया जाएगा परिश्रम करने के लिए। हो सके कि ट्रेन वालों के लिए 400 रुपया हो तो अनट्रेन वालों के लिए 300 रुपया हो। तो ये एक मापदंड तैयार किया जाता है, मतलब न्यूनतम मिनिमम वेजेस देने का प्रावधान है। उसका जो सबसे कम मजदूरी है कि सरकार के नियम के अनुसार इतना तो मिलना ही चाहिए एक व्यक्ति को दैनिक मजदूरी के रूप में, तो ये देने का प्रावधान जो है वो न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल किया गया है, ताकि अगर कोई कर्मचारी किसी कारखाने में, किसी संस्था में या फिर किसी परियोजना में काम करता है तो उसे उसका भुगतान मिल सके, उसे उसका मेहताना मिल सके, उसका जो पारिश्रमिक जो वेतन है उसे उसका पारिश्रमिक वेतन मिल सके, और वो क्या करे, अपनी आजीविका को संचालित कर सके। इससे संबंधित निराकरण का भी समाधान जो है वो किया जाता है। कभी कभी हो सके कि किसी प्रकार की समस्या के कारण वो पैसा का भुगतान नहीं कर पाता है या भुगतान नहीं ले पाता है, तो इससे निर्धारित जो तथ्य होते हैं, इससे निर्धारित जो बिंदु होते हैं, उससे समस्या उत्पन्न होती है, उसका भी निराकरण किया जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई एम्प्लॉय कार्य करता है, और अगर उसे काम करने के बाद जो पैसा दिया जाता है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम देना चाहिए, जो उसका बनता है, सरकारी जो हक बनता है वो देने का प्रावधान न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे संबंधित वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।